नमस्कार बच्चों, मैं विशाल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस सीरीज़ में जिसमें हम क्लास 12th की पाइथन कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 2 फंक्शंस स्टार्ट किया था और हमने अभी तक इससे पहले जो भी टॉपिक्स थे, आर्ग्यूमेंट्स, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, लास्ट वीडियो में हमने वो देखा था। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल याद हो, और याद नहीं है तो एक बार इसको प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। मेरी लास्ट वीडियो एक बार दोबारा देख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो इस वीडियो में अब हम कंटिन्यू करेंगे। आगे से जो मैंने पोर्शन छोड़ दिया था वो कंटिन्यू कर रहे हैं हमें देखने हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ये टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। बेसिकली हमने ये चीज़ देखी थी कि कोई भी फंक्शन है तो सबसे पहले हमें उसको डिफ़ाइन करना है। फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते रहे? डेफ कीवर्ड लगा के, डेफ, फिर फंक्शन का नाम, फिर पेरेंथेसिस खोला, उसके अंदर जो भी मेरे को देनी है वैल्यूज़ वो दे दी, फिर पेरेंथेसिस बंद और फिर कॉलन, और उसके बाद में जो भी अपना वो फंक्शन की बॉडी है, जो भी फंक्शन के अंदर काम कराना है वो मैं लिखता था इंडेंटेशन करके। बट वो फंक्शन कब कॉल होगा? वो फंक्शन कॉल तब होगा जब मैं उसको कहीं से आवाज़ लगाऊंगा, जब मैं उस फंक्शन का नाम कहीं पे मेंशन करूंगा अपने पाइथन के प्रोग्राम में, तो वो फंक्शन कॉल होगा। तो ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। जैसे ये फंक्शन है मेरा, सम नाम का फंक्शन था, उसको फिर मैंने यहाँ पर कॉल किया 7th लाइन पे, तो मैंने यहाँ पर उसको कॉल किया, तो जैसे ही यहाँ पर कॉल किया पाइथन इसके अंदर चला गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ पिछली वीडियो पे जाओ और दोबारा एक बार उसको देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पेपर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताओ कि अगर इस तरह से कोई कोड लिखा है तो वो पहले कौन सी लाइन रन होगी, फिर कौन सी लाइन होगी, फिर कौन सी लाइन होगी। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जो मैं पैरामीटर देता हूँ, जो भी मैं फंक्शन को डिफाइन करते समय वैल्यूज़ लिखता हूँ, जो भी ABCD में लिख रहा था, उसमें उनकी क्या टाइप्स हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें 4 टाइप्स पढ़नी है: पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। ये हमें पढ़ने हैं। तो ये 4 टाइप्स की जो है हमें पढ़नी है, जो कि हमारे सिलेबस में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है आपको, या आप खुद भी लिखते हो, तो ये आपके प्रोग्राम को और ज़्यादा अच्छा बना देगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें पढ़ना है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। देखो, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के लिए पढ़ने के लिए ना सबसे ईजी है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसके लिए देखते हैं कैसे। सपोज़ करो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, फिर सम A, B, C, 3 वैल्यूज़ का सम करा रहा हूँ मैं, जिसमें मेरे पैरामीटर हैं A, B और C, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, D नाम का एक वेरिएबल बनाया, या फाइनल सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसकी वैल्यू होगी A प्लस B प्लस C, ठीक है। और उसको मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, प्रिंट फाइनल सम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने A की वैल्यू डिफाइन करी। अब मैं फंक्शन से बाहर आ गया हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इंडेंटेशन पीछे कर दी तो मैं फंक्शन से बाहर आ गया। जो ये वाली 2 लाइनें हैं, ये क्या है, ये फंक्शन की बॉडी है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। देखो इंडेंटेशन कर रखी है मैंने इसमें, ठीक है। अब मैं फंक्शन से बाहर आकर मैं A की वैल्यू कुछ भी दे देता हूँ, 100 दे दी, B की वैल्यू मैंने दे दी 50, और C की वैल्यू मैंने सपोज़ दे दी 80, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये वैल्यूज़ दी हैं A, B और C को, बट अभी ये इनका सम प्रिंट हो जाएगा क्या? इनका सम अभी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल तो किया ही नहीं। फंक्शन को कॉल भी तो करना है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने बोला सम, और उसको मैंने पास कर दिया A, B, C। तो अब यहाँ पर फंक्शन को मैंने कॉल भी कर दिया। एक बार फटाफट से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखें। सबसे पहले पाइथन इस वाली लाइन को रन करेगा, फिर पाइथन अंदर जाएगा क्या? नहीं, अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन को आपने कॉल ही नहीं किया। पाइथन सीधा इस वाली लाइन पे आएगा, 5वीं लाइन पे, फिर इस वाली लाइन पे, फिर इस वाली लाइन पे, फिर इस वाली लाइन पे। जैसे ही यहाँ पे आए फिर ये वापसी यहाँ पर गया, फिर इस पे आ गया, फिर इस पे आ गया, और फिर पाइथन का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से वो वापसी यहाँ लाइन नंबर 9 पे आएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो पाइथन का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि हमने देखा था जैसे ही फंक्शन की बॉडी ख़त्म होती है पाइथन दोबारा उस जगह पे आ जाएगा जहाँ पे उसको कॉल किया गया। तो यहाँ पर तो वो आ चुका है, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं इसके बाद नाइन्थ वाली लाइन पे, तो वो ख़त्म कर देगा इस प्रोग्राम को। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करके देखता हूँ तो एक बार रन करते हैं पाइथन। टू 30 प्रिंट हो गया क्योंकि फाइनल सम कितना है 100 प्लस 50 प्लस 80 कितना हो गया 230 हो गया। तो 230 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब यार एक बात बताओ, ये तो चलो इसने करा ठीक है, अब एक बात समझने वाली है कि मान लो इसका वेरिएबल का नाम ना मैं कुछ और ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, इसका y और इसका z। ठीक है, तो भी वही प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पर पास करा x, y, z, और जब मैं इसको रन करा रहा हूँ दोबारा, देखो दोबारा 230 प्रिंट हुआ दोबारा से। तो अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि यार मैंने तो लिखा x, y, z, तो वो वैल्यू a, b और c में कैसे स्टोर होती है? अब वो समझो कैसे होती है। जब मैंने x, y, z के साथ ये वाली आर्ग्यूमेंट्स देके सम फंक्शन को कॉल किया ना, तो एक किस्म से मैंने इनडायरेक्टली क्या किया, मैं सम को वैल्यूज़ कौन कौन सी पास कर रहा हूँ। x की क्या वैल्यू है 100, y की क्या वैल्यू है 50, z की क्या वैल्यू है 80। तो एक किस्म से मैंने जो इस वाला फंक्शन है इसको मैंने कौन कौन सी वैल्यू पास करी है 100, 50 और 80। उसको एक्स वाई जेड के वेरिएबलों के नाम से लेना देना नहीं है, उसको उनकी वैल्यूज़ के साथ मतलब है। तो उसकी वैल्यू मैंने देखी 100, 50 और 80। अब ये 100 किस में स्टोर होएगी, क्योंकि फंक्शन का नाम जो डिफाइंड है जो वो इस तरह से है, डेफ सम a, b, c। तो अब ये 100 जो है ये a में जाएगा या b में जाएगा या c में जाएगा। तो पाइथन क्या बोलता है कि इन दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपकी जो आपने पास करी हैं इनको सीक्वेंस वाइज इन वैल्यूज़ को असाइन करो, इन पैरामीटर्स को असाइन करो। तो कहने का मतलब क्या है कि 100 वैल्यू जो है वो a में स्टोर होएगी क्योंकि ये सबसे पहले वैल्यूज़ को देखी। फिर 50 सेकेंड नंबर पे चली जाएगी क्योंकि 3 पैरामीटर है और 3 आर्ग्यूमेंट है, तो पहले वाली पहले को दे देगा, 50 वाली b को दे देगा, 80 वाली c को दे देगा। चाहो तो प्रिंट करा के देख लो, प्रिंट a, अगर मान लो मैं a को प्रिंट करा के देखता हूँ तो देखें क्या प्रिंट हो रहा है 100। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करा रहा हूँ a, तो इसका मतलब ये है कि a के अंदर जो वैल्यू गई है वो 100 गई है। तो हमें ये याद रखना है, ये समझना है कि भाई जब भी हम पाइथन के फंक्शन को कॉल करते हैं वो जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपने पास करी वो सीक्वेंस वाइज उन वाले वैल्यूज़ को, उन वाले पैरामीटर्स को वैल्यूज़ असाइन करेगा। तो 100 वाली पहले वाले को देगा, जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड वाले को देगा, थर्ड वाली वैल्यू थर्ड वाले को देगा। ठीक है, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्यों? क्योंकि वो पोजीशन वाइज आर्ग्यूमेंट्स जो है उन पैरामीटर्स को असाइन हो रही हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो ये वाला जो हमने अभी अभी एग्जांपल देखा, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, पिछली क्लास में भी जो हमने देखा था अभी तक, वो कौन से थे? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को पोजीशन वाइज पाइथन अरेंज कर देता है। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाई कभी भी आप ऐसे कॉल करोगे फंक्शंस को तो वो वैल्यूज़ पोजीशन वाइज जाएगी। तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। सपोज करो, अब इसको पढ़ लो, द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग। इन दिस नो वैल्यू कैन बी स्किप्ड और यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑल्सो। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया वो बोल रहा है मेरे को 3 वैल्यूज़ चाहिए, a, b और c, 3 वैल्यू चाहिए मेरे को, लेकिन आपने पास करी सिर्फ 2, x और y। तो ये क्या ये एरर देगा? बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई मेरे को पैरामीटर चाहिए, मैं 3 पैरामीटर मांग रहा हूँ, a, b और c।
लेकिन कॉल करते समय आप मेरे को सिर्फ 2 वैल्यूज़ दे रहे हो, तो जो सी वाली वैल्यू है मैं वो कहाँ से लाऊं? सी वाली वैल्यू भी तो चाहिए ना मुझे, सी की कोई वैल्यू तो बताओ मुझे। सी की वैल्यू ही नहीं है मेरे पास, तो सी के अंदर मैं क्या वैल्यू स्टोर करूं? तो इसलिए ये प्रोग्राम एक बार अगर मैं रन करके दिखाऊं आपको, तो आप देखोगे ये एरर दे रहा है। ये बोल रहे हैं मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। कौन सी? सी। कि भाई सी वाली जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वो मिसिंग है, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ हमें दो। वो ये वैल्यू मांग रहा है। क्लियर है? तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, जैसे इस नोट्स में भी बोला कि नो वैल्यू कैन बी स्किप्ड। किसी भी वैल्यू को आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर सी को स्किप कर दिया, आपको सारी वैल्यूज़ बतानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको तीसरी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तभी आपका काम चलेगा। ठीक है ना? अब इसको रन करके देख रहा हूँ, तो अब क्लियर करके रन करते हैं। परफेक्ट चल रहा है, कोई एरर नहीं आया। तो ये चीज़ होती है जो हमें ध्यान रखनी है किसी भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मतलब जितने पैरामीटर उतने आर्ग्यूमेंट पास करो भाई, तभी प्रोग्राम कंप्लीट है, वरना मैं एरर दे दूंगा। 3 वैल्यूज़ मांग रहा हूँ तो 3 वैल्यूज़ ही दो, ठीक है ना? और वो पोजीशन वाइज जाएगी। 100 वाली पहले वैल्यू में जाएगी, 50 सेकंड है तो वो सेकंड वैल्यू में जाएगी, 80 थर्ड है तो वो थर्ड वैल्यू में जाएगी। ये होते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत लॉजिकल और कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल हैं और बहुत कॉमन सेंस के हैं। अगला है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए देखते हैं एक बहुत बेसिक प्रोग्राम जो हमें डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए एक टिपिकल प्रोग्राम जो यूज़ करा जाता है, मैं वो बताता हूँ। पोजिशनल को नीचे ले जाता हूँ। आओ, अब हम पढ़ रहे हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट मतलब होता है कोई बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्या वैल्यू है। सपोज़ करो जैसे होता है ना कि कभी कभी होता है, जैसे आप बैंक में लोन लेने गए या आपने बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक वाले कभी कभी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे बेसिक इतना ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना, हम इतना ब्याज तो देंगे ही देंगे। या फिर आप समझो कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाने खाने गए, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने बोला कि सर किसी डिस्को में गए या किसी रेस्टोरेंट में गए आप खाना खाने, तो आपने देखा कि वहाँ पर ना एंट्री इस तरह से होती है कि भाई बेसिक चार्जेस आपसे ले लेंगे कि भाई इतने रुपए तो आपके लगेंगे लगेंगे, कि 100 रुपये तो एंट्री के है ही है। आप अंदर जाकर जो भी खाओगे पियोगे वो तो अलग है, लेकिन 100 रुपये तो आपके एंट्री चार्जेस हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। चलो मैं पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, वो फंक्शन फिर आपको बताता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, फिर हम इस वाले प्रोग्राम को भी ना एक बार डिफ़ॉल्ट वाले तरह से समझ के देखेंगे कि कैसे कर सकते थे डिफ़ॉल्ट वाला। जैसे मैंने अभी इसमें सी को रिमूव किया था, वो सब अभी बताऊँगा। ठीक है, चलो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ कैलकुलेट SI, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फंक्शन बना रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था? मैथ्स में पढ़ा होगा यार, 7th 8th क्लास में। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू R इंटू T, और ये पूरे को हम डिवाइड कर देते थे 100 से। ये होता था ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कर रहा, सिंपल इंटरेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। हमें अभी इसमें अपना बेस पक्का करना है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, क्योंकि ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कंफ्यूज होकर ये ना बोल दो कि एरर आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। कैलकुलेट SI। अब मेरे को दिख गया SI कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? P चाहिए, R चाहिए और T चाहिए। ठीक है जी, मैंने क्या करा, मैं 3 पैरामीटर बना लेता हूँ, एक P नाम का, एक T नाम का और एक R नाम का। अभी समझते कैसे। मैंने एक चीज़ और बताऊंगा कि PTR क्यों किया है, PRT क्यों नहीं किया। नॉट कैल्क SI PRT, अभी बताऊंगा क्यों। मैं सीक्वेंस, और मैंने ना अभी इसमें क्या किया, अब इस फंक्शन की बॉडी बना रहा हूँ। मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया SI नाम का, जिसकी वैल्यू होगी P
इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाय 100, और फिर मैं उसको प्रिंट कर दूंगा एस आई को। ये दो लाइनें जो हैं ये हो गई इस फंक्शन की बॉडी, ये दो लाइनें हैं, ठीक है। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और प्रिंट करा मैंने उस सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। अब मैं फंक्शन के बाहर आ गया, लाइन नंबर 6 पे फंक्शन के बाहर आ जाऊँ, और अब इस पे हम करते हैं फंक्शन को कॉल। तो फंक्शन को कॉल करते समय मेरे को कितनी वैल्यूज़ देनी है, पी देना है, टी देना है और आर देना है। पी क्या था, प्रिंसिपल, टी कितना था, टाइम, कितने सालों के लिए आप जमा कर रहे हो पैसे या ब्याज पे दे रहे हो, और आर क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने ब्याज पे दे रहे हो, ठीक है ना। तो मेरे को ये तीनों वैल्यूज़ उसको पास करनी पड़ेगी। मान लो मैंने प्रिंसिपल नाम का एक वेरिएबल बनाया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 रुपये जमा कर रहा हूँ, ठीक है, बैंक में। टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स सपोज, और रेट इज इक्वल टू 4% सपोज, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1000, टाइम कितना हो गया 2 साल, रेट कितना हो गया 4%। अब मैं क्या करूँगा, कैल्क एस आई फंक्शन को कॉल करूँगा, कैलकुलेट एस आई सिंपल इंटरेस्ट, और उसको वैल्यू क्या क्या पास कर दूंगा, प्रिंसिपल, फिर सेकंड वाली क्या है टी, मेरे को टाइम पास करना है, टाइम, और फिर क्या पास करना है आर, आर माने रेट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई जिस तरह से फंक्शन वैल्यूज़ ले रहा है आपको उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ देनी है। मतलब अगर वो पहले प्रिंसिपल मांग रहा है तो आप पहले प्रिंसिपल ही दोगे, क्योंकि पहले वो पी मांग रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन देखो ना, फंक्शन की डेफिनेशन में वो पहले पी मांग रहा है, तो आपको उसी सीक्वेंस में उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि रेट पहले दे दो, टाइम बाद में दो, प्रिंसिपल बीच में दे दो, नहीं। पहले वो पी मांग रहा है, प्रिंसिपल मांग रहा है, तो आपको प्रिंसिपल देनी पड़ेगी। पहले वो टी टाइम मांग रहा है, फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। वो आर मांग रहा है तो उसको आपको रेट देना पड़ेगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, वरना आपका आउटपुट गलत आ सकता है। यहाँ पे तो नहीं आएगा गलत, क्योंकि आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप आगे पीछे भी करोगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि पता है ना ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, ठीक है ना। 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, बात तो एक ही है। लेकिन अगर मान लो प्लस माइनस का कोई क्वेश्चन हो या डिवाइड का कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी। प्लस में भी नहीं होगी, माइनस में हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि 5 माइनस 2 होता है 3, 2 माइनस 5 तो माइनस 3 है। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हम उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ उसको दें जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यूज़ उसको डिफाइन करी है यहाँ पे, ठीक है। उसी सीक्वेंस में मेरे को उसको वैल्यू देनी है। तो इसलिए मैंने टाइम पहले दी है, क्योंकि टी बीच में है, आर से, रेट से पहले टी है, टाइम है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट कराता हूँ, अब मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यार। 80.0, 80 रुपये का ब्याज बना, हाँ सही है। 4 टू 8, 8 इंटू 8000 डिवाइड बाई 100, तो 80 आ गया। 80 रुपये का ब्याज बना 2 साल के लिए, अगर 4% के हिसाब से मैं देखूँ तो, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई जो नॉर्मल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरह है। ये तो हमने वही देखा सम वाले की तरह, पोजीशन की तरह, सीक्वेंस वाइज गया, प्रिंसिपल पहले वाले में गया, टाइम दूसरे वाले में गया, रेट तीसरे वाले में गया। अब सपोज कीजिए कि कोई ऐसा बैंक है जो बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर कस्टमर्स को इतना ब्याज, तो मान लो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर 2% ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई वीआईपी बंदे हो तो आपको थोड़ा सा हम ब्याज ज़्यादा दे देंगे भाई। वो इस तरह से बोल रहा है सपोज़, ठीक है। कैसे, तो मैं क्या सपोज़ कीजिए कि बैंक बोल रहा है कि अगर आप मेरे यहाँ पे नॉर्मल खाता खुलवा रहे हो तो 2% ब्याज है बेसिक, वो हर कस्टमर को मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर अगर आप और कोई स्पेशल खाता खुलवा रहे हो, आप एफडी खुलवा रहे हो, आप आरडी खुलवा रहे हो, या कुछ भी है, एनआरआई अकाउंट खुलवा रहे हो, एफसीएनआर अकाउंट खुला रहे हो, ठीक है, तो उन केसेस में हम थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा देंगे, तो उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना जब मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन किया ना यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे, मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ कि r इज इक्वल टू 2, समझो यहाँ पे
मैंने यहाँ पे क्या किया, आर इज इक्वल टू 2 करा। आर इज इक्वल टू 2 कैसे काम कर रहा है बताऊँगा, ठीक है। अब और मैंने यहाँ से आर को एक बार कमेंट कर दिया और यहाँ पर मैंने आर को पास नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रिंसिपल और टाइम पास किया, आर पास ही नहीं किया। अब यार देखो डेफिनेशन में कितने पैरामीटर हैं, पी है, टी है और आर है, तो 3 वैल्यूज़ हैं। मेरे को तो 3 आर्ग्यूमेंट पास करनी चाहिए, बट मैं 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, तीसरी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा। तो अगर मैं इस वाले हिसाब के नीचे वाले एग्जाम्पल के हिसाब से देखूँ तो आइडियली मेरा प्रोग्राम में एरर आना चाहिए कि भाई आप 3 वैल्यूज़ पास क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। 40, ये तो आउटपुट आ गया, एरर नहीं आया। यार एरर क्यों नहीं आया इसमें, अब इसको समझो एरर क्यों नहीं आया। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉमन सेंस है। देखो ये क्या बोल रहा है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल है ये। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या हो रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि ना मैंने जब डिफ़ाइन किया पी, टी और आर इज इक्वल टू 2 मैंने खुद ही डिफ़ाइन कर दिया। तो ये वाला जो फंक्शन है कैलकुलेट एसआई वाला, कैलकुलेट एसआई बोल रहा है कि भाई अगर आप मेरे को जब भी कॉल करोगे, वैसे तो मैं 3 पैरामीटर मांग रहा हूँ, पी भी, आर भी और टी भी, तो मैं 3 पैरामीटर मांग रहा हूँ। लेकिन आप अगर मेरे को 2 वाले भी दे दोगे, पहले 2 भी दे दोगे, तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि तीसरे वाला जो आर्ग्यूमेंट है आर, उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है जो कि 2 है, 2। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट एसआई वाला फंक्शन कि मेरे को आप ये 2 वैल्यूज़ तो देनी ही पड़ेगी। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दोगे तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं मान लूँगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसको पी और टी दे दिया, आर नहीं दिया, क्योंकि उसको डेफिनेशन में उसको दिख रहा है कि भाई अगर तीसरा वेरिएबल नहीं आ रहा, रेट वाला वेरिएबल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को रेट की वैल्यू क्या माननी है, बाय डिफ़ॉल्ट 2, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये नहीं होता, इक्वल टू 2 नहीं होता, तो भाई ये कैलकुलेट ऐसा ही बोलता कि मेरे को 3 पैरामीटर चाहिए, पी चाहिए, टी चाहिए और आर चाहिए, और आपने तो मेरे को 2 ही दिए हैं, तो मैं आर की वैल्यू क्या लूँ। तो ये इस केस में एरर दे देगा। लेकिन अगर मैं आर की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ तो इस केस में वो एरर नहीं दे रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई आप मेरे को वैल्यू नहीं दे रहे आर की, कोई नहीं, जिसने मेरे को प्रोग्राम बनाया है उसने मेरे को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है, तो आर की मैं वो वाली वैल्यू उठा लूँगा जो कि 2 है, 2 की जगह 3, 4, 5 कुछ भी हो, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू उठा लेगा। क्लियर है। चलो ये तो केस हुआ जब मैंने उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी। बट अगर मैंने उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करी, सपोज मैंने ये रेट इज इक्वल टू 4 था और फिर मैंने उसको रेट भी दिया, तो यार अब वो क्या समझेगा, अब वो अब पी प्रिंसिपल जो है 1000 वो तो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, टाइम जो है 2 ईयर्स वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, रेट जो है 4 है। अब कैलकुलेट एसआई वाला फंक्शन कंफ्यूज होएगा कि भाई मैं रेट, मेरे को 2 भी बता रहा है, ये वाला फंक्शन भी बता रहा है, और मेरे को रेट यहाँ पर भी डिफाइंड है आर इज इक्वल टू 2। तो अब मैं कौन से वाला फंक्शन लूँ, कौन सी वाली वैल्यू लूँ, जो आर इज इक्वल टू 2 है वो, या रेट की वैल्यू जो 4 मेरे पास यहाँ से आ रही है वो, मैं कौन सी वैल्यू जो है एक्सेस करूँ, कौन सी वैल्यू को मैं मानूँ, आर की कौन सी वैल्यू लूँ। तो इसमें पाइथन क्या कहता है कि जो वैल्यू आप पास कर रहे हो यहाँ पे, ये वैल्यू इस वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। आर इज इक्वल टू 2 तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट मतलब अगर कुछ नहीं है तो आप ये वाली वैल्यू मानो, लेकिन अगर कोई वैल्यू आ रही है तो आप जो वैल्यू आ रही है उसको मान्यता दो, ना कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। तो इसीलिए अब इसको बैंक वाले एग्जांपल से रिलेट करते हैं। बैंक वाले बोल रहे हैं कि भाई मैं 2% का ब्याज तो दूंगा ही दूंगा, बेसिक है, लेकिन अगर कोई और स्पेशल खाता खुलवा रहा है तो उसका जो भी ब्याज होगा वो ज़्यादा होगा। सपोज़ वो 4% है, एफडी खुलवा रहा है और 4% का ब्याज है, तो तब उस केस में मैं उसको 2% थोड़ी दूंगा, फिर तो मेरे को उसको 4% देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस 2% को उस वाले रेट से ओवरराइड कर दूंगा कि भाई अब तेरे को कितना ब्याज मिलेगा, 4% ब्याज मिलेगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि हम लोग SI को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को जो हमने सीखा है यहाँ पे, ये है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी कि भाई अगर तेरे को वैल्यू ना मिले तो तू ये वाली वैल्यू उठा लियो बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर कोई वैल्यू मिल रही है तो इस वाली वैल्यू को मत उठाइयो, जो वैल्यू आ रही है उसको उठाइयो। ठीक है, ये होते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब एक बार इसको रन करके देखें हमारा क्या आंसर आना चाहिए था। एक बार इसको खुद कैलकुलेट करके देखो पहले कि क्या आंसर आना चाहिए। P इंटू आर कितना है, T कितना है 2 इंटू आर कितना है 4 डिवाइड बाई 100। आपका आउटपुट कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। आपका आउटपुट 80.0 ये आना चाहिए। अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, 80 आता है या 40 आता है। 80 आ रहा है आपका आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि उसने इसकी आर की वैल्यू 2 नहीं रखी, 4 रखी है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई जब भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होंगे तो उस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की जो भी वैल्यू आ रही है मैं उस वैल्यू को ही कंसिडर करूँगा, दूसरी वैल्यू को कंसिडर नहीं करूँगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब मैंने ये चीज़ लिखी थी नॉट कैल्क SI PRT, मतलब क्या मैं इसको यूं नहीं कर सकता था? मैं इसको यूं कर सकता था क्या कि भाई ये फंक्शन जो है ये 3 वैल्यू ले रहा है, P ले रहा है, R ले रहा है और T ले रहा है। ये 3 वैल्यूज़ ले रहा है, वो 3 पैरामीटर हैं। ठीक है, जिसमें P की वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। R की वैल्यू आप दे दोगे तो सही है, मैं वो वाली वैल्यू कंसिडर करूँगा। आप R की वैल्यू नहीं दोगे तो मैं R की वैल्यू को 2 मान लूँगा। और T भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि T डिफ़ॉल्ट नहीं है। T की वैल्यू नहीं दोगे तो मैं एरर दूंगा। लेकिन अब इस केस में ना एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पाइथन बताएगा, उससे पहले आप ही बता दोगे। देखना कैसे। सपोज करो रेट इज इक्वल टू 4 को मैंने हटा दिया, मैंने ये किया प्रिंसिपल कॉमा टाइम। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मुझे कि यार इस केस में अगर मैं देखूं, मैंने जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, देखो फंक्शन यहाँ पे आया, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखो, सबसे पहले पाइथन यहाँ आया, फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ आ गया। प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 रख दी, टाइम 2 ईयर्स रख दिया। फिर उसने फंक्शन को कैलकुलेट SI को कॉल किया और फिर वापसी ऊपर जाके यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे अंदर जाएगा, फिर वापसी यहाँ पे आएगा और यहाँ पर देखेगा प्रोग्राम में नीचे तो कुछ है ही नहीं, सारा कमेंट ही कमेंट तो है, तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर जब कॉल किया कैल्क SI प्रिंसिपल कॉमा टाइम, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, कैल्क SI प्रिंसिपल की वैल्यू है 1000, टाइम की वैल्यू है 2। मान लो टाइम को मैं 3 ईयर्स कर देता हूँ, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू अब क्या हो गई 3, मैंने 3 पास कर दिया। अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है भाई, R जो है वो तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, उसकी वैल्यू मिलेगी तो वो वाली वैल्यू ले लेगा, वैल्यू नहीं मिलेगी तो R की वैल्यू को 2 मान लेगा, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट उसकी डिफ़ाइन कर रखा है। ठीक है जी, अब एक चीज़ मुझे बताओ आप लोग कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो 1000 वैल्यू कहाँ जाएगी? पहली वैल्यू है तो ये पोजीशन के हिसाब से जाएगी, P के अंदर चली गई। ठीक है, 3 वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? 3 वाली वैल्यू पोजीशन के हिसाब से R पे जाएगी या फिर T पे जाएगी, क्योंकि R तो डिफ़ॉल्ट है। अब यार ये तो कन्फ्यूजन हो गई। हो सकता है यार मैं 3% ब्याज के हिसाब से समझ रहा हूँ, लेकिन पाइथन जो है कंफ्यूज हो जाएगा और मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ अब कि यार ये 3 जो है ये R की वैल्यू है या T की वैल्यू है। अगर तो ये R की वैल्यू है तो मैं R इज इक्वल टू 2 की जगह अब R इज इक्वल टू 3 लूँगा। ठीक है ना, और फिर मेरे को एक तीसरा पैरामीटर भी चाहिए। आपने तो 2 ही पैरामीटर दिए हैं, यहाँ पे 2 ही आर्ग्यूमेंट दिए हैं, मेरे को एक तीसरी वैल्यू भी तो चाहिए T में जाने के लिए। ठीक है, तो यार ये तो एरर आ जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई पाइथन हो सकता है पाइथन क्या करे, इस 3 को T के अंदर डाल दें। लेकिन वो चीज़ कैसे डाल सकता है? हो सकता है मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई R की वैल्यू को 3 करो,
तो ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कि भाई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ये जो 3 है वो किसकी वैल्यू है, वो r की वैल्यू है या t की वैल्यू है, क्योंकि हमेशा फंक्शन को जब भी आप कॉल करोगे वो पोजीशन वाइज देखेगा हमेशा, ठीक है, हमेशा पोजीशन वाइज देखेगा। तो यार अब ये डिफ़ॉल्ट वाला बीच में पड़ा हुआ है p और t के, तो जब भी डिफ़ॉल्ट वाला बीच में है तो यार ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कैसी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि भाई अब ये जो वैल्यू आएगी तो वो r के ऊपर ओवरराइड करेगी या r के बजाय वो दूसरे वाले वैल्यू की वैल्यू है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये तो कन्फ्यूजन है कि जो 3 जो है ये इसको ओवरराइड करने के लिए लिखा गया है या इसको ओवरराइड करने के लिए लिखा गया है, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो ये एक कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन को हम कैसे ओवरकम करें, उसके लिए पाइथन बोलता है कि भैया आप जितने भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हमेशा लास्ट में लिखो, बीच में मत लिखो। इसलिए मैंने कहा कि कैलकुलेट SI PRT को नहीं करना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये जो 3 है ये R की वैल्यू है या T की वैल्यू है। लेकिन अगर इसी को मैं वापसी यहाँ ले आऊँ, T को बीच में ले आता हूँ, R को बाद में ले जाता हूँ, तो क्या होगा, अब पाइथन क्या करेगा, 1000 को P के अंदर डाल देगा, 3 को T के अंदर डाल देगा, देखेगा तीसरा कोई पैरामीटर है क्या, नहीं, तीसरा कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं, भाई तीसरा कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, तो वो कहेगा भाई R तेरे लिए कोई वैल्यू नहीं आई, तो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा ले। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ओवरराइड करने वाली वैल्यू होती, सपोज़ 4 होती, तो वो R को बोल देता कि भाई तेरी वैल्यू जो है ओवरकम करके तू 4 कर दे, उसको 2 मत ले 4 ले, ठीक है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैव ऑलवेज टू बी केप्ट इन द लास्ट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड इन दी लास्ट। हमेशा लास्ट में आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को डालोगे, वरना वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में उसने कर दी थी, ठीक है। चलो एक सेकेंड और, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है यार कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट किस तरह से काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्लियर है कि भाई प्रिंसिपल P के अंदर जाएगा, टाइम T के अंदर रेट दे रहे हो तो वो वाला रेट उसको ओवरराइड कर देगा, वरना वही वाला रेट उठाएगा जो था। क्लियर है। अब इसको मैं एक बार आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। अ पैरामीटर हैविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडर is known as a default parameter. Example of a function header with default value is define interest, principal, time, rate is equal to 0.10. तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इसमें वैल्यू इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दे दी, इसकी वैल्यू आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मैं ये वाली वैल्यू उठा लूँगा। तो 0.10 इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इफ़ इन अ फंक्शन कॉल the value for the rate is not provided, Python will fill the missing value with this value, ठीक है। if a function call appears like this, तो मान लो इस तरह से कॉल किया, 2 वैल्यूज़ के साथ ही किया मैंने यहाँ पे, तो कोई एरर है नहीं, क्योंकि वो रेट की वैल्यू क्या ले लेगा 0.10, और इस तरह से किया तो रेट की वैल्यू वो क्या लेगा, थर्ड वैल्यू आ रही है भाई, तो वो 0.10 लेगा, नहीं 0.15 लेगा। क्लियर है। और देखो बीच में ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कभी भी बीच में नहीं आएगा, t इज इक्वल टू 2 है, ये बीच में नहीं आएगा। अगर आपको t को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाना है तो उसको लास्ट में रखो, पहले नॉर्मल वाले आर्ग्यूमेंटों को रखो फिर लास्ट में रखो। तो एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनलेस ऑल द पैरामीटर्स अपीयरिंग ऑन इट्स राइट हैव देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। कहने का मतलब यही है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमेशा लास्ट में आएंगे, बीच में आ रहे हैं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा। अगर समझ नहीं आया वापसी रिवाइंड करो और एक बार दोबारा देखो उसको।